आज सुबह की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, राजगढ़ से, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया, पूरा पेट्रोल पंप जलने लगा। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठने लगी और आग लगने के बाद एक कई धमाके भी होने लगे हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। इस हादसे में 12 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उस शख्स को फौरन ही इंदौर रेफर कर दिया है। बाकी घायलों को पचौर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये पेट्रोल पंप राजगढ़ जिले के पचौर शहर के बीचों बीच स्थित है। आग बुझाने के आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। आग पर काबू करने में दमकल की टीम ने 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मदद के लिए पहुंच गई है। चश्मदीदों के मुताबिक सोमवार रात को करीब 8:30 बजे हादसे के वक्त पेट्रोल पंप पर एक तरफ एक लाइन में ट्रैक्टर और कैनों में डीजल भरा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाइक्स में पेट्रोल डाला जा रहा था। इसी दौरान 20,000 लीटर फ्यूल लेकर के एक टैंकर पहुंचा। टैंकर से ईंधन खाली किया जा रहा था। जैसे ही एक बाइक सवार पेट्रोल डलवाने के लिए ढक्कन खोलता है तो पेट्रोल डालने के दौरान नोजल टैंक में अचानक से आग भड़क जाती है और उसकी चपेट में पूरा पेट्रोल पंप आ गया। आग से टैंकर समेत 11-15 बाइक्स जलकर आग हो गई और आग इतनी ज्यादा तेजी से फैली कि लोगों को अपनी बाइक तक हटाने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में टैंकर, बाइक और पंप धधकने लगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालात ऐसे बन गए कि लोग वहां पर वाहन छोड़ करके जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई और जैसे ही वहां पर आग लगती है, एक के बाद एक कई धमाके वहां पर होना शुरू हो जाते हैं और लोग कितने डर गए। वहां पर फौरन अपनी अपनी बाइक्स, अपने अपने वाहन को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए और काफी देर तक पेट्रोल पंप में यूं ही आग लगी रही। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर जितने भी अलग अलग स्टेशन हैं, हर जगह पर यहाँ पर आग लग गई है और आप देख सकते हैं कि कई बाइक्स भी आपको नीचे गिरी हुई नजर आएंगी, क्योंकि लोग यहाँ से फौरन अपनी बाइक छोड़कर, अपनी वाहन छोड़कर अपनी जान को प्राथमिकता देते हुए वहां से निकल गए। और इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस बिल्डिंग में आग की रिहाइश भी थी और आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लगे। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जरूर है। तो अनंतनाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बताया जा रहा है जहां पर इतनी भयानक आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीषण यहां पर आग लगी। अनंतनाग की ये तस्वीर है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो एक के बाद एक कई जो शॉप्स हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। कितना नुकसान हुआ है ये तो तभी पता चल पाएगा जब आग पर काबू पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की है। पीएम ने पहले हैदराबाद और उसके बाद सोमवार को वडोदरा में लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम किया जाए। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करने के साथ साथ स्कूल से भी अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट को लागू करने की कोशिश करें। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिल करके कोरोना संकट का सामना किया था, ठीक वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और खेती के लिए केमिकल खाद के इस्तेमाल में कमी लाने की भी अपील की है। चौबीस घंटे में पीएम मोदी की दूसरी बार अपील। मोदी का क्लियर टारगेट, विदेशी मुद्रा बचाएं, संकट टालें। मिडिल ईस्ट से रूस और यूक्रेन तक का संकट दुनिया के लिए आफत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप है और इसके खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिखते।
अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, उसकी वजह से यूरोप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में दूसरी बार साफ साफ कह दिया है कि संकट बड़ा है, इसलिए मिलकर निपटना होगा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष अभी भी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले करीब 120 जहाज रोज होर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही से पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच भी अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल इंपोर्ट करता है। 2 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद है। इसलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें 135 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आता है, 72 बिलियन डॉलर का सोना, 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने वाला तेल और करीब 18 बिलियन डॉलर की खाद इंपोर्ट करता है। ये बिल अब देश के हालात पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे पीएम मोदी ने भांप लिया है। इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हालात पर सरकार की पैनी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है।
सोमवार को जीओएम की 5वीं मीटिंग हुई। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उनके विभागों के सचिव शामिल हुए। मीटिंग के बाद मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जरूरी सामान की सप्लाई नॉर्मल रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। We have seen in other countries where the prices have gone up significantly, but we have been able to maintain it so far because of the very well thought through policies that our government and our Prime Minister have executed so far. But since the war is now still going on, and yesterday's developments we all know that truce is still far away, looking kind of difficult. So that's why it's very important that we as citizens also play our role in this entire effort. प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आम जनता से अपील की तो विरोधी दलों ने मोदी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने मोदी की अपील को चुनाव से जोड़ा। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए। ये अगर सब करना था तो ऐसा क्या हुआ एकदम से, क्योंकि युद्ध तो चल रहा है 2-2.5 महीने से और जहाँ तक तेल के दाम है वो भी लगभग अब स्टेबलाइज हैं, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? क्या हमें पूरी जानकारी है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो इतना सुझाव दिया गया और सीरीज बोली गई है उसमें कि वर्क फ्रॉम होम करना है, सोना नहीं खरीदना चाहिए और बहुत बचत करनी है, फलाना फलाना, तो ये एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। इन हालातों के बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर होर्मुज में जहाज यूं ही फंसे रहे तो उन्हें निकालने के लिए अमेरिका घातक उपाय शुरू कर सकता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम हिमंता के साथ आचार मंत्री भी शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह 11:40 पर शर्मा और नए मंत्री परिषद के सदस्य के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और आज शपथ लेने वालों में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता चरण बोरा और बीजेपी विधायक अजंता शामिल हैं। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रणजीत दास असम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। सीएम शर्मा ने खुद एक्सपोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए ये कहा कि आज शपथ लेने के बाद हम पहली कैबिनेट बैठक भी करेंगे। सुबह 11 बजे असम की नया जो सरकार बनने जा रहे हैं उनका शपथ होगा और ये समारोह में भारत के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, साथ में तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कोई सारे सेंट्रल कैबिनेट का मंत्री भी समारोह में भाग लेगा। हमारा लगता है कि एक भव्य समारोह होगा और पूरा असम से हमारे बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे पार्टी का ज्येष्ठ कार्यकर्ता तक सारे लोग समारोह में मौजूद रहेगा। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हिमंता को जनता से किए गए वादे याद दिलाए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि महिला सुरक्षा असम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर काम होना चाहिए। More important that in democracy people's interests matter most
and therefore it is necessary for this government to fulfill the expectations of the people of Assam. The women of Assam have voted for the BJP, but the security of women remains a critical issue in Assam, and I'm assuming Assam police, instead of attacking as agents of BJP, will in the future will be strictly ordered to focus on the security of women. असम के दुलियाजान सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रामेश्वर तेली ने ये कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि मैं भी शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद के लिए शपथ लूंगा। मैं सेंट्रल में मिनिस्टर भी था, मैं स्टेट पॉलिटिक्स में मुझे भेजा गया पार्टी की तरफ से, और मैं दुलियाजान जो विधानसभा है उसमें मैंने लड़ा और बहुत वोटों से जीता है। और पार्टी के लिए हम लोग पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, कुछ भी पद मिल जाए ऐसी बात है होगी, उसमें मेरा नाम है। और असम के सीएम ने ट्वीट भी किया है। मैं सीएम साहब को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बोरा जी का नाम है, अजंता नेयोग जी के नाम है, और चरण बोरो का नाम है, मेरा नाम है। तो ये 4 लोगों का नाम है, साथ में सीएम साहब का नाम है। तो सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। असम की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और असम की गोलाघाट सीट से लगातार 6ठी बार जीती अजंता नियोग आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। 2001 से 2016 तक तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, तो पिछली हिमंता सरकार में वो वित्त मंत्री थीं। और एनडीए में शामिल असम गण परिषद के चीफ अतुल बोरा आज हिमंता कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें अतुल बोरा ने बोकाखात विधानसभा सीट से तीसरी बार जीत दर्ज की, और इससे पहले बोरा गोलाघाट सीट से एमएलए भी रह चुके हैं। एनडीए में शामिल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ के नेता चरण बोरा एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले चरण बोरा हिमंता कैबिनेट में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। बोरा ने असम के मजबूत विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4थी बार जीत दर्ज की है। मजबूत विधानसभा से लगातार वो 4थी बार जीते हैं, और इसके अलावा खानपारा के वेटरनी ग्राउंड से होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए गेस्ट सोमवार शाम को ही गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। आज देश भर के एनडीए के नेता गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, तो वहीं सीएम हिमंता के शपथ समारोह में बीजेपी और एनडीए के ग्राउंड लेवल वर्कर्स को भी बुलाया गया है। को बहुत बहुत बधाई। 2 दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली, और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को। बीजेपी की तीसरी बार असम में जीत का कारण है, और हर एक व्यक्ति को यह पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और हिमंता दा का काम असम को और आगे लेके जाने वाला है, तरक्की के आसमान पे, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा होगी, सम्मान होगा और राज्य तरक्की करेगा। विकसित भारत, विकसित असम। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की आज दूसरी पारी, और देखिए शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कल ही तमाम जितने भी इनवाइटीज हैं वो पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज नेता से लेकर हर एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को बुलाया गया है। और अब आपको दिखाते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:40 पर गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज में होगा। बताया जा रहा है कि हिमंता के अलावा 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने वाले विधायकों में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग का नाम शामिल है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। केरल में मुख्यमंत्री चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी की आज दिल्ली में बैठक होगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस मीटिंग में केरलम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के साथ नए सीएम के नाम पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद कांग्रेस आज केरलम के नए सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं, जबकि केरलम में यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने के संदेह के चलते लाखों स्टूडेंट्स एक बार फिर तनाव में आ गए हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल पेपर लीक की बात को कंफर्म नहीं किया है। वहीं राजस्थान एसओजी ने इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग देहरादून, सीकर और झुंझुनू से पकड़े गए हैं। इन लोगों से पूछताछ हो रही है। दरअसल 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 7 मई को पेपर लीक की शिकायत पुलिस से की गई।